दोस्तों, इंसान पैसे कमाने के लिए कितना नीचे गिर सकता है। इंसान पैसे कमाने के लिए मासूम लोगों का खून तक पानी की तरह बहा देता है। दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और मैं आपके लिए एक ऐसी बेहतरीन मूवी का एक्सप्लेनेशन लाया हूँ जिसका नाम है ब्लड डायमंड। दोस्तों, इस फिल्म में दो मेन कैरेक्टर है जिनमें से एक है हॉलीवुड के फेमस एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो और उनमें से एक है डिजीमैन हाउनसन। दोस्तों, कहानी शुरू होती है अफ्रीका में स्थित एक छोटे से गांव से, जहां पर एक मछुआरा है जिसका नाम है सोलोमन वैंडी। सोलोमन वैंडी एक मछुआरा है और उसका एक परिवार है। उसके परिवार में उसकी बीवी और दो छोटे बच्चे और उसका एक बड़ा बेटा भी है जो स्कूल जाता है। सोलोमन वैंडी के परिवार में हालांकि कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है और उसके बेटे का नाम डिया वैंडी होता है। डिया वैंडी अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी होशियार होता है, इसीलिए सोलोमन वैंडी उस पर काफ़ी खुश होता है। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि डिया वैंडी और सोलोमन वैंडी दोनों ही मच्छी पकड़कर अपने घर लौट रहे होते हैं। जैसे ही वो दोनों अपने गांव के करीब पहुंचते वो देखते हैं कि कुछ नक्सलवादी लोग उनके गांव पर हमला कर देते हैं। उन्हें देखकर सोलोमन वैंडी और अपने बेटे को लेकर उसके घर की तरफ दौड़ने लगता है। सोलोमन वैंडी अपने परिवार को बचाने के लिए अपने घर के पीछे पहुंच जाता है और अपने घर को पीछे से तोड़ देता है और अपनी बीवी और बच्चों को लेकर वो वहां से भागने लगता है। इसी दौरान सोलोमन वैंडी उन नक्सलवादियों के हाथ लग जाता है, लेकिन वो अपने परिवार को बचाने में कामयाब हो जाता है। उसका परिवार उस हमले से बचकर वहां से भाग जाते हैं। उन नक्सलवादियों के हमले में कई सारे लोग अब मारे गए थे और बचे हुए लोगों को उन्होंने बंदी बना लिया था। वो सारे नक्सलवादी लोग हथियारों से लैस थे, इसीलिए उन्होंने पूरे गांव को कुछ ही मिनट में तहस महस कर दिया था। उन नक्सलवादियों के बीच 14 से 15 साल के बच्चे जो हथियार लेस होते हैं, वो नक्सलवादी लोग अपने आप को क्रांतिकारी यूनाइटेड फ्रंट मानते हैं। हालांकि जो लोग सरकार को मानते हैं, सरकार को वोट देते हैं, वो उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। वो नक्सलवादी अपने आप को RUF के नाम से जानते हैं। सारे लोगों को अब बंदी बना लिया जाता है, उनमें से सोलेमान भी होता है, लेकिन जो उनका लीडर होता है वो हर एक आदमी को आगे लाकर उसका हाथ काट देता है। अब सोलेमान की बारी आती है, लेकिन उनका लीडर सोलेमान का हाथ नहीं काटता, उसे अपने ट्रक में बिठाकर वहाँ ले जाता है। हालांकि उसी क्षेत्र के पास एक ऐसी जगह है जहां पर एक नदी है और उस नदी में बहुत सारे हीरे हैं और उन्हें निकालने का काम वहां पे गांव के लोगों से किया जाता है। और वहां के नक्सलवादी लोग उन निकाले गए कच्चे हीरों का व्यापार करते हैं। उन कच्चे हीरों के बदले वो हथियार खरीदते हैं और वहां की सेना बनाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका के किसी शहर में बहुत बड़े व्यापारियों की एक मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में यहाँ से निकाले गए कच्चे हीरों की भी बात होती है, जो कि इस सदी के सिर्फ 15% ही असली हीरे वहाँ पर बेचे जाते हैं और बाकी के कच्चे हीरों की हथियारों से सप्लाई होता है। ये सब बातें उस मीटिंग में चल रही होती है और अब उसी नदी के पानी में उन हीरों को ढूंढने का काम दिया जाता है। वहाँ का लीडर उन्हें सूचित करता है कि अगर निकाले गए हीरों में से अगर तुमने किसी हीरे को चोरी करने की कोशिश की तो वही उसे ही मार दिया जाएगा। अब उन्हीं लोगों के बीच सोलेमान भी अब हीरा ढूंढने का काम करने लगता है। इसी बीच सोलेमान उन हालातों को समझने की भी पूरी कोशिश कर रहा होता है। सोलेमान जहाँ पर काम कर रहा है उसके बाजू में एक आदमी होता है, उसे एक हीरा मिलता है। वो हीरा उस कमांडर को देने के बदले वो अपने मुंह में छुपा लेता है। इस बात को वहाँ का लीडर देख लेता है और उससे वो हीरा वापस करने के लिए कहता है। वो आदमी अपने मुंह से उस हीरे को निकाल कर उस कमांडर के हाथ में रख देता है। बदले में वो कमांडर उसे गोली मार देता है। ये देखकर सोलेमान काफी डर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक प्लेन उन्हीं नक्सलवादी इलाके में पहुंचता है और उस प्लेन में से एक आदमी उतरता है जिसका नाम होता है डैनी आर्चर। जैसे ही वो प्लेन उस जगह पहुंचता है, वहाँ के सारे नक्सलवादी लोग उस प्लेन के ऊपर निशाना ताक कर खड़े हो जाते हैं। इस बात से उस प्लेन का पायलट काफ़ी डर जाता है और वो डैनी आर्चर को वही छोड़कर उस प्लेन को लेकर निकल जाता है। हालांकि डैनी आर्चर कहने को तो टूरिस्ट होता है, लेकिन वो वहाँ का कच्चे हीरों का स्मगलर होता है और वो उनसे कच्चे हीरे खरीद कर उन्हें गन सप्लाई करता है। सबसे पहले डैनी आर्चर की मुलाकात होती है वहाँ के नक्सलवादी से जिसका नाम होता है कैप्टन रैम्बो, और वो उससे बात नहीं करना चाहता, इसीलिए वो उससे कैप्टन जीरो के बारे में पूछता है। कैप्टन जीरो वो होता है जिससे वो स्मगलिंग के माल खरीदता है और उसे वो हथियार सप्लाई करता है। डैनी कैप्टन रैम्बो को कुछ नहीं बता और वो सीधा कैप्टन जीरो के पास चला जाता है और उससे सौदे की बात करने लगता है।
उनके बीच एक सौदा होता है, वो उन्हें कच्चे हीरे देता है और वो बदले में बड़े से हथियार यानी कि AK-47 से भी बड़े हथियार उसे लाने के लिए कहता है और वो इस डील को हाँ कर देता है। डैनी स्मगलिंग के कारोबार में काफ़ी माहिर होता है, लेकिन इस बार उसकी तरकीब काम नहीं आती। वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। हालांकि वो एक जगह पर बकरियों को लेकर जा रहा होता है और वो स्मगलिंग के हीरे किसी बकरी के अंदर छुपा लेता है, लेकिन वो पुलिस वाले उस हीरे को ढूंढ लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी तरफ सोलेमान भी कई दिनों से उन नदी में हीरे ढूंढने का काम कर रहा होता है। उसी बीच उसे एक बड़ा सा हीरा हाथ लग जाता है। वो इस हीरे को अपने पैरों के नीचे छुपा लेता है और उंगलियों में से दबा लेता है और उसी वक्त वहां पे उस जगह पे पानी उकसाने वाली मोटर खराब हो जाती है और उसमें से बहुत बड़ी आवाज निकलती है। उस आवाज की वजह से सारे लोगों का और उसका ध्यान अब उस मोटर की तरफ चला जाता है। इसी बात का फायदा देखकर सोलेमान उस हीरो को पैरों के नीचे दबाते हुए टॉयलेट का बहाना करके वहां से निकलने की कोशिश करता है। उसी बीच वहां का कमांडर उसे देख लेता है और उसकी तलाशी लेता है, लेकिन सोलेमान काफी चालाक होता है और वो हीरा उस कमांडर के हाथों नहीं लगने देता। सोलेमान उस हीरे को किसी खड्डे में छुपाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर वही कमांडर पहुंच जाता है और उसे वो हीरा देने की बात करता है। जैसे ही सोलेमान उस छुपाए हुए हीरे को उस कमांडर के हाथ में दे रहा होता है, तभी वहां पर स्थानीय गवर्नमेंट के लोग हमला कर देते हैं और इसी हमले में वो कमांडर घायल हो जाता है और सोलेमान मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है। इसी बीच वो सारे लोग अब उन नक्सलवादियों को मार देते हैं और इसी बीच सोलेमान को पता चल जाता है कि वो गवर्नमेंट के लोग अब उसे भी ढूंढ लेंगे और जेल में डाल देंगे। इसीलिए सोलेमान उस हीरे को कहीं खड्डे में छुपा देता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। अब सोलेमान एक जेल में चला जाता है जहां पर डैनी भी होता है। उसे भी उसी जगह पर पकड़कर रखा जाता है। जिस कमांडर को सोलेमान हीरा देने वाला था, जो जख्मी हो गया था, वो कमांडर भी वही जख्मी हालत में वहां पर पहुंच जाता है और उसे भी गिरफ्तार कर लिया होता है। लेकिन जैसे ही उसे जेल में डाल रहे होते हैं, उसे सोलेमान दिख जाता है। उसे सोलेमान को देखता है, वो उसे कोसने लगता है कि तुमने वो हीरा कहाँ छुपाया है, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो उन जेल के कैदियों को आदेश देता है कि अगर तुमने मुझे इस आदमी से हीरा निकाल कर दिया तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। ये सब सुनकर सोलेमान काफी गुस्से में आ जाता है और वो अपने बदन के सारे कपड़े निकाल देता है और उससे कहता है कि ढूंढ लो, तुम्हें जहाँ हीरा मिलता है निकाल लो। मेरे पास ऐसा कोई भी हीरा नहीं है और तुमने मेरी पूरी फैमिली मुझसे छीन ली है और मार दिया है। इससे बदले और मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। ये सब बातें वो उसे सुनाता है और वो वही सोलेमान सारा गुस्सा अब उस कमांडर पर निकालने लग जाता है। हालांकि सारे लोग जेल में होते हैं और उन्हीं लोगों के बीच डैनी आर्चर भी होता है। डैनी आर्चर सारी बातें सुन लेता है। कई दिनों तक सजा काटने के बाद डैनी अब जेल से छूट जाता है और वो अपने दोस्त की मदद से एक रूम में शिफ्ट हो जाता है। साथ ही साथ वो अपने दोस्त को उस सुलेमान वैंडी को बाहर निकालने के लिए कहता है, यानी कि उससे वो उस हीरे का पता निकाल सके। अब डैनी आर्चर के जेल जाने के कारण उसके सारे पैसे, सारा सामान जब्त कर लिया गया था। अब डैनी आर्चर के पास कुछ नहीं था बगैर उसके दोस्त के, लेकिन उसके पास एक हीरा होता है जो हमेशा अपने दांतों के पास रखता है और उस दांत को निकालकर उस हीरे को निकाल लेता है। डैनी उस हीरे को बेच देता है और उसके पैसों से वो सोलेमान को भी बाहर निकाल लेता है और अब वो एक दोस्त से मिलता है जो एक बार में काम करता है और उसकी मदद से वो उसे एक चीज लाने के लिए कहता है। तभी डैनी की मुलाकात उसी बार में एक लड़की से होती है। हालांकि वो लड़की एक जर्नलिस्ट होती है और वो उसी हीरो के बारे में कुछ जानकारी निकालना चाहती है। ये बात अब डैनी को पता चल जाती है, इसीलिए डैनी अब उससे भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ डैनी आर्चर का दोस्त सोलेमान को उस जेल से बाहर निकालता है और उसे कुछ पैसे देकर उसे डैनी आर्चर को मिलने के लिए कहता है, लेकिन सोलेमान ऐसा नहीं करता। वो एक होटल में काम करने लग जाता है। वो अब उसी शहर में एक अजनबी की तरह रहता है जो लोगों से बचकर और असलियत को छुपा कर वो सारे काम कर रहा होता है। उसी बीच एक अजनबी आदमी डैनी आर्चर का पीछा कर रहा होता है। वो आदमी डैनी आर्चर का पहचान का ही होता है। हालांकि सबसे पहले डैनी आर्चर जिस आदमी के लिए काम करता था उसी ने भेजा हुआ ये एक आदमी होता है और वो डैनी आर्चर के रूम की तलाशी लेता है, उसका सारा सामान तहस महस कर देता है। और जैसे ही डैनी आर्चर अपने रूम में पहुंचता है वो देखता है कि उसका सारा सामान तहस महस कर दिया है और वो उस सामान को देखकर समझ जाता है कि ये किसका काम हो सकता है और वो तुरंत उस आदमी को मिलने पहुंच जाता है।
जैसे ही वो उस आदमी को मिलता है वो उसके पेट में एक जोर से पंच मारता है और वो उसे उसके टीवी तोड़ने का नुकसान कहता है और वो आदमी उसे उसके बॉस ने बुलाया है ऐसा कहकर वहाँ से उसे अपने साथ कहीं ले जाता है। अब वो दोनों एक शहर पहुँचते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात एक कर्नल से होती है। हालांकि वो कर्नल डैनी का ही पार्टनर होता है। वो दोनों बिजनेस में पार्टनर होते हैं और वो दोनों हथियार का सप्लाई भी एक साथ मिलकर ही करते थे। बदले में वो कच्चे डायमंड खरीदते थे और ये सब करने के कॉन्ट्रैक्ट वो कर्नल ही उसे दिया करता था। डैनी कर्नल को उस हीरे के बारे में बताता है और सोलेमन के बारे में बताता, जो हीरा सोलेमन के पास है, और वो जल्द से जल्द उस हीरे को ढूंढ कर लाएगा और उसे कर्नल के हवाले कर देगा और बदले में वो उसे हथियार देगा। ये सब डील उनके बीच होती है और फिर डैनी वहाँ से निकल जाता है और वो फिर से सोलेमन को ढूंढने के लिए पहुंच जाता है। जैसे ही सोलेमन और उसकी मुलाकात होती है, सोलेमन उससे दूर भागने की पूरी कोशिश करता है। दूसरी तरफ जो नक्सलवादियों का कमांडर होता है वो सोलेमन बेटे को पकड़ लेता है और उसे नक्सलवादियों की ही ट्रेनिंग देता है और वो उसे नशे वाले इंजेक्शन भी देता है, इसकी वजह से वो लोगों को अंधाधुंध मार सके। दूसरी तरफ नक्सलवादी सेना जो खुद को RUF कहती है वो कई सारे गाँवों पर हमला करके वहाँ के लोगों को बंदी बनाकर ले जा चुकी थी। अब बारी उस शहर की थी, लेकिन उससे पहले डैनी उस सोलेमन तक पहुंच जाता है और उससे वो हीरे की जानकारी निकालने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सोलेमन उसे कुछ भी नहीं बताता। अब डैनी अपने दोस्त से मिलने जाता है जो बाहर में काम करता है। उसने उसे एक पैसे दिए थे और उससे एक सौदा किया था। उसके बदले उसने उसे एक छोटी गन ला कर दी थी और वो गन अपने पास रख लेता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ उसी शहर में एक कैंप लगता है। जो गांव उजड़ चुके हैं, जहाँ के लोग वहां से भाग चुके, उन्हें रिफ्यूजी कहते हैं। उनके नाम और लिस्ट वहां पर दीवार होती है और उन्हें होती है। सोलेमन वहां पहुंच जाता है और अपने परिवार के नाम ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उस लिस्ट में उसका परिवार वहां होता ही नहीं है। हालांकि उसका परिवार अब कई तरह जंगलों में भटक रहा होता है और उसका बड़ा बेटा अब उन्हीं नक्सलवादियों के साथ शामिल हो गया था। इसके वजह से सोलेमन अब काफी परेशान हो जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी नहीं बोल पाता। लेकिन डैनी उसे उसके पीछे लगा हुआ होता है और वो उसे उस हीरे की जानकारी निकालने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो उससे मिलता है, उसका पीछा करता है, लेकिन सोलेमन उसे कुछ नहीं बताता। वो उससे बिजनेस की बात करता है। वो उस हीरे को काफी ऊंचे दाम में बेचने की बात करता है, इसकी वजह से तुम गवर्नमेंट से सौदा कर सको और अपने परिवार को ढूंढ सको और मैं भी उस वजह से इस शहर से निकल सकूंगा। डैनी की ये सब बातें सुनकर सोलेमन सोचने पर मजबूर हो जाता है। तभी उसी शहर में भी उन नक्सलवादियों का हमला हो जाता है और वो लोग अंधाधुंध उन लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते। इसी हमले में कई सारे लोग मारे जाने लगते हैं और इन्हीं भी सोलेमन और डैनी वहां से भागने की पूरी कोशिश करते हैं और वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अब वहां से भागकर सोलेमन, वैंडी और डैनी एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर काफी सारे रिफ्यूजीज जमा हुए होते। उन्हें सरकार की तरफ से मदद जारी की गई होती है और उन्हीं के साथ सोलेमन, वैंडी और डैनी वहां पर रुके हुए होते हैं। लेकिन वहां पे डैनी की मुलाकात हो जाती है एक मैडी नाम के रिपोर्टर। मैडी वही रिपोर्टर होती है जो डैनी से हीरो की स्मगलिंग के बारे में सारी जानकारी निकालना चाहती है और उसे एक्सपोज करना चाहती है। इसके लिए वो डैनी से एक सौदा करते हैं कि तुम मुझे सारे हीरो की जानकारी दोगे और उसके बदले में तुम्हारी मदद करूंगी। हालांकि उनको एक ऐसी जगह जाना होता है जहाँ पर सोलोमन वैंडी का परिवार रहता है। हालांकि सोलोमन वैंडी ने डैनी से एक सौदा किया हुआ होता है जहाँ पर वो उसे उसके परिवार से मिलाएगा और उसे उसी के बदले वो उसी हीरे का एड्रेस भी बताएगा। वहाँ सारी बातें सुनने के बाद मैडी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो एक हेलीकॉप्टर से ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर सारे रिफ्यूजी लोग जमा है। वो एक कंपाउंड से घिरा हुआ पूरा शहर होता है क्योंकि उस देश के कई सारे लोग वहाँ पर जमा हुए होते हैं और उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से सुरक्षा दी गई होती है। अब मैडी सोलोमन वैंडी के परिवार को ढूंढने के लिए वहाँ के गार्ड्स की हेल्प लेती है, लेकिन वही आसान काम नहीं होता, इसीलिए वहाँ के लोग उसके परिवार को ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी सोलोमन वैंडी को उसका परिवार दिखता है और वो उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन वो जैसे अपने बेटे के बारे में पूछता है, उसकी बीवी बताती है कि वो लोग उसे उठाकर ले जा चुके हैं। इस बात से सोलोमन वैंडी काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वो गुस्सा करने लगता है। ये सब देखकर वहाँ के सिपाही जमा हो जाते हैं और वो सोलोमन वैंडी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उसका नाम उस लिस्ट में नहीं होता, इसीलिए वो उस कैंप में उसे रख नहीं सकते। वहाँ के सैनिक सोलोमन वैंडी की हरकत देखकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, इसीलिए अब डैनी आर्चर और सोलोमन वैंडी को वो जगह छोड़कर जाना पड़ता है।
अब सोलेमन वैंडी को ये पता चल गया था कि उसका बेटा उन नक्सलवादियों के साथ है और वो वही है जहाँ पर वो हीरो के लिए काम किया करता था। अब सोलेमन वैंडी ये फैसला करता है कि वो डैनी आर्चर को इस हीरे का पता बताएगा और उन नक्सलवादियों की चुड़ंग चंगुल से उसके बेटे को वो बाहर निकालेगा। दूसरी तरफ उन नक्सलवादियों ने सोलेमन वैंडी के बेटे को यानी कि दिया को पूरी तरह से एक नक्सलवादी बना दिया है। वो उसे एक नशे में रखते थे और उससे अपराधों वाले काम कराते थे, यानी लोगों की जान लेना, राइफल चलाना और उसे ट्रेनिंग देना, ये सब काम वो उसके साथ करते थे। उसे नशे में रखने की वजह से वो उसके परिवार को पूरी तरह से भूल चुका था। अब डैनी को सोलेमन वैंडी उस जगह पर ले जाना चाहता जहाँ पर वो हीरा है, इसीलिए वो एक प्लान बनाते हैं। वो रिपोर्टर बनकर उन्हीं कार में सवार हो जाते हैं जहाँ पर सारे रिपोर्टर जमा है और उनके साथ वो नक्सलवादी एरिया में इंटर करते। जैसे ही वो आगे बढ़ रहे होते उन पर नक्सलवादी लोग हमला कर देते हैं। इस हमले में कई सारे रिपोर्टर मारे जाते हैं। जिस कार में सोलोमन वैंडी और डैनी आर्चर बैठा हुआ होता है उसी कार के ड्राइवर को भी गोली लग जाती है और वो वही मर जाता है। इस वजह से डैनी आर्चर अब उस कार को चलाने लगता है और उस कार को चलाते हुए वो जंगल की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन उसके पीछे कई नक्सलवादी लोग उस कार का पीछा कर रहे होते हैं और वो लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर जंगल में भाग जाते हैं। और जंगल में पहुंचने के बाद वो उस कार को छोड़कर पैदल ही जंगल के अंदर भागने लगते हैं। वो लोग जंगल के अंदर बढ़ ही रहे होते तभी वहाँ के कुछ लोकल आदिवासी लोग उन्हें घेर लेते हैं और अपने गन पॉइंट पर उन्हें रख लेते हैं। तभी वहाँ पर मैडी उन्हें उनसी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करती है। इस वजह से उन्हें यकीन हो जाता है कि वो लोग उनके दुश्मन नहीं है और वो उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर कई सारे बच्चे हैं और उन्हें संभालने के लिए एक डॉक्टर है। वहाँ कई सारे बच्चे होते हैं लेकिन उन बच्चों में सोलेमन वैंडी का बेटा नहीं होता, इसीलिए वो लोग फैसला करते हैं कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। उस गांव का डॉक्टर भी उनकी मदद करता है। वो अपनी कार से उन्हें उस गांव में ले जाना चाहता है। कार से सफर कर रहे होते तभी उनके सामने कोई बच्चे आ जाते जो कि 15 से 16 साल के होते हैं और उनके हाथ में गन होती है। वो उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसी के बीच वो लोग उस डॉक्टर पर गोली चला देते हैं और वो डॉक्टर वही मर जाता है और आर्चर फिर से उस गाड़ी को चलाकर उन लोगों से बचकर भाग जाता है। अब वहां से निकलने के बाद वो लोग ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक मिलिट्री कैंप लगा हुआ है। हालांकि ये मिलिट्री कैंप हाल ही में लगा हुआ होता है और वो लोग उन नक्सलवादियों के हमले की तैयारी में होते हैं। उन लोगों का लीडर ये कर्नल होता है। ये वही कर्नल होता है जो डैनी आर्चर का पार्टनर है और वो उससे एक सौदा करता है। वो उसे एक पत्थर के बारे में बताता है, लेकिन कर्नल उसे एक ऑफर देता है। वो उसे उस जंग में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन इस बात से डैनी आर्चर नाराज हो जाता है और वो वहाँ से चालाकी से भाग जाता है। वो तीनों सोलोमन वैंडी और मैडी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, साथ में कुछ हथियार भी ले लेते हैं। इसी बीच डैनी आर्चर मैडी को वो सारी जानकारी देता है जो स्मगलिंग किए हुए हीरों की होती है और इसे लेकर मैडी वहाँ से निकल जाती है। अब सोलोमन वैंडी डैनी आर्चर दोनों ही जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। वो दोनों जंगल की ओर चलते हुए काफी समय हो जाता है। अब रात हो जाती है और इसी बीच वहाँ पे कुछ नक्सलवादी लोग गुजरते हैं और उनके साथ सोलेमन का बेटा यानी कि दिया भी होता है। सोलेमन उसे देख लेता है और उसे चिल्लाने की कोशिश करता है। इन्हीं बीच उन नक्सलवादियों का ध्यान उन दोनों की तरफ चला जाता है और वो लोग उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और वो दोनों जंगल के अंदर फिर से भाग जाते हैं और कहीं छुप जाते हैं। अंधेरा ज्यादा हो जाने के कारण वो लोग उन्हें छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह सोलेमन वैंडी और डैनी आर्चर जब उठते हैं तब डैनी आर्चर सोलेमन वैंडी पर काफी गुस्सा करता है। उसे बेवकूफ समझता है और उसे गुलाम बनकर रखना चाहता है। इसीलिए ऐसा रवैया देखकर सोलेमन वैंडी काफी परेशान हो जाता है। अब वो दोनों उस जगह के काफी करीब पहुंच जाते हैं जहां पर सोलेमन ने वो हीरा छुपाया हुआ है और वहां पर हीरो का काम चलता था। अब इसी बीच सोलेमन वैंडी अपने गांव की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन डैनी आर्चर उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उस पर रौब जताने की कोशिश करता है। इसी बीच उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और सोलोमन वैंडी डैनी आर्चर पर भारी पड़ जाता है। इसी बीच डैनी आर्चर को ये महसूस होता है कि जो सोलोमन वैंडी के साथ उसने बर्ताव किया है वो बिल्कुल गलत है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों दिन रहते हैं उस गांव के बाहर से ही गांव पर नजर रखते हैं और जैसे ही रात होती है वो दोनों उस गांव के अंदर पहुंचते हैं जहां सोलोमन वैंडी उसके बेटे को देखता है। वो काफी नशे में होता है। सोलोमन वैंडी उसके बेटे से मिलने की कोशिश करता है। इसी बीच सोलोमन वैंडी का बेटा उसे देख लेता है, लेकिन उसे पहचानने से पूरी तरह से इनकार कर देता है और वो उस पर गन तानकर खड़ा हो जाता है और सोलोमन वैंडी को वो लोग पकड़ लेते हैं। अगली सुबह सोलोमन वैंडी को उन्हीं नक्सलवादियों के कमांडर के सामने रखा जाता है जिसने उसे हीरे चुराते हुए देखा था। अब वो उसे इस हीरे के बारे में पूछताछ करता है और वो उसके बेटे को गन पॉइंट पर रखता है।
और उसके बदले वो उस हीरे को ढूंढकर मेरे पास लाकर देगा। दूसरी तरफ डैनी ये सब देख रहा होता है और वो अपने मिलिट्री काम यानी कि अपने पार्टनर से बात करता है और उसे उसकी लोकेशन बताता है और उसे वहाँ पर हमला करने के लिए कहता है और वो लोग कुछ ही समय में वहाँ पर हमला कर देते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ से डैनी भी उन पर हमला करने लगता है और इसी बीच वो सबसे पहले दिया को यानी कि सोलोमन वैंडी के बेटे को बचाता है। अब कई सारे नक्सलवादी लोग मारे जाते हैं और कई सारे नक्सलवादी लोगों को बंदी बना लिया जाता है। अब सारी सिचुएशन मिलिट्री के अंदर आ जाती है। अब मिलिट्री का कर्नल यानी कि जो डैनी आर्चर का पार्टनर होता है वो अब डैनी आर्चर से मिलता है और उससे उस हीरे की बात करता है और मजबूरी में डैनी आर्चर को उस हीरे के बारे में बताता है। इसीलिए वो सोलोमन वैंडी से उसका इंट्रोड्यूस कराता है और सोलोमन वैंडी को उस हीरे के बारे में बताना पड़ता है। लेकिन डैनी आर्चर उस कर्नल के हाथों उस हीरे को नहीं जाने देना चाहता, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। वो कुछ साथी लेकर उस जगह पर पहुंचते जहाँ पर हीरा छुपाया गया है और मौका देखते ही सोलोमन वैंडी और डैनी आर्चर उन आर्मी वालों पर हमला कर देते हैं और कई सारे लोग मार दिए जाते हैं और वो हीरा लेकर वहां से भागने लगते हैं और वो लोग वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद उनके सामने दिया आ जाता है। दिया सोलोमन वैंडी का बेटा और वो उन पर गन तानकर खड़ा हो जाता है, लेकिन सोलोमन वैंडी उसे उसकी माँ के, उसके बहन के और कुछ प्यार के लम्हों का एहसास कराता है। इससे वजह से वो नशे से बाहर आ जाता है और वो उसके गले लगकर रोने लगता है और वो तीनों मिलकर अब आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच डैनी आर्चर अपने दोस्त को कॉल करता है और उससे एक प्लेन मंगाता है जहाँ पर वो एक लोकेशन उसे सेंड करता है यानी कि वहां से वो लोग बाहर निकल सके। लेकिन जो हमला हुआ था इसी दौरान डैनी आर्चर को गोली लग गई थी। इसी वजह से अब डैनी आर्चर की हालत काफी खराब हो जाती है और अब उन्हें काफी चढ़ाई करनी है यानी कि जहाँ पर वो उन्हें प्लेन मिलेगा। लेकिन अब डैनी आर्चर ऐसी हालत में नहीं होता कि वो सफ़र कर सके। ये बात अब सोलोमन वैंडी को पता चलती है। सोलोमन वैंडी उसे अपने कंधों पर उठा लेता है और सफ़र शुरू करता है, लेकिन खून काफ़ी बह जाने के कारण डैनी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो एक जगह रुक जाते हैं। सोलोमन वैंडी डैनी की हालत देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। इसी बीच डैनी उसके हाथ में वो हीरा दे देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। कॉल उसने किया था, उसकी वजह से प्लेन भी वहाँ तक पहुँच जाता है। डैनी सोलोमन वैंडी को बताता है कि मुझे इस हीरे की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी, ये हीरे की ज़रूरत तुम्हें ज़्यादा पड़ेगी, तुम अपने बेटे का भविष्य अच्छा कर सकोगे। इसीलिए वो हीरा उसके हाथ में दे देता है और उस प्लेन में बैठकर वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो खुद इतनी जख्मी हालत में होता है जाने के लिए अब उसके अंदर कोई ताकत नहीं होती। वो गन निकालकर अब आर्मी वालों पर हमला करने लगता है और सोलोमन वैंडी और उसका बेटा उस प्लेन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। डैनी आर्चर अब समझ चुका था कि उसकी जिंदगी के अब कुछ ही पल बचे हैं, इसीलिए वो अब मैडी को कॉल कर और उनके बीच काफी अच्छा कनेक्शन बन चुका होता है। इसीलिए वो उसे कॉल कर बताता है कि उसे सोलोमन वैंडी और उसके बेटे की मदद करनी होगी, उसे एक्सपोज करके उसे हीरो बनाना होगा। ये सब बातें वो उससे करता है। ये सब बातें करने के बाद डैनी आर्चर अपना दम छोड़ देता है और वो वही मर जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही सोलोमन वैंडी शहर पहुंचता है, मैडी उसे ढूंढ लेती है और उससे वो सारी जानकारी निकाल लेती है और वो उन सारे स्मगलर लोगों को एक्सपोज करती है जो हीरा स्मगलिंग में शामिल होते हैं। इस वजह से सोलोमन वैंडी को काफ़ी सारी दौलत और शोहरत हासिल होती है। इस वजह से सोलोमन वैंडी अब बड़ा आदमी बन जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सोलोमन वैंडी अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी स्पीच देने जा रहा है और उसके लिए काफ़ी सारे लोग उस ऑडिटोरियम में बैठकर तालियां बजाते हैं। इसी के साथ साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी 2006 में रिलीज़ हुई थी और उस साल की ये सुपरहिट मूवी रह चुकी है। दोस्तों इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 8 आउट ऑफ 10। इस मूवी के डायरेक्टर है एडवर्ड ज़ेडविक। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 17.17 करोड़ $US की कमाई की है। इस मूवी के लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो को बेस्ट एक्टर अवार्ड भी दिया गया है और इसी के साथ साथ इस मूवी ने कई सारे अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।